सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल ही रेडी होंगे क्लास को स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं, और जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल करके क्लास को स्टार्ट करने के लिए रेडी रहें। आज की क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट को ठीक उसी पॉइंट से उठा रहे हैं जहां पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। हम फिजिक्स के जो आपके टॉपिक होते हैं क्लास 10th साइंस के अंदर, उनके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं और उसमें हम एक चैप्टर को स्टार्ट भी कर चुके हैं। सो हम बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, और इसमें हमने रिफ्लेक्शन से रिलेटेड काफी सारी चीजों को अभी तक समझा है डियर स्टूडेंट्स। तो हम आज की क्लास में भी कुछ रिफ्लेक्शन के जो पार्ट है वहां से ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो रिवीजन करेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ा है, क्या क्या चीजें हमें याद है, क्या क्या चीजें हमें याद नहीं है, एक बार वो रिवाइज करके फिर हम आगे की चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर से आपको ओवरऑल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करें। और साथ ही साथ दूसरी वजह ये भी है कि ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 11th में आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, है ना, प्रकाशिकी पढ़ेंगे। अगर आप क्लास 11th में फिजिक्स कंटिन्यू करते हैं, वहां पर आपको ऑप्टिक्स पूरी एक ब्रांच पढ़ने को मिलेगी, जिसमें ये सारी चीजें अप्लाई होंगी जो आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इन चीजों को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एडवांटेज मिलेगा, फायदा मिलेगा क्लास 11th और क्लास 12th में भी। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी हमारे पास ये 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि हमको स्टडी करने हैं। चैप्टर 10, 11, 12, 13 फिजिक्स के अंदर आपकी बुक के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को हम पढ़ रहे हैं। देखो मैंने 2 चैप्टर के ऊपर स्टार लगाए हैं, ठीक है, और ये मैंने इसलिए लगाया है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ये चैप्टर आगे आने वाली क्लासेस में भी आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो इन चैप्टर्स पर आपको विशेष ध्यान देना है। हमने लाइट के ऊपर बात करी थी, प्रकाश के ऊपर बात करी थी। प्रकाश के बारे में जो पिछली क्लासेस में हमने सीखा है उसको एक बार रिवाइज करा था कि प्रकाश में हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या बातें सीखी हैं। इसके अलावा हमने प्रकाश के परावर्तन का जो गुण है इसको समझा, किस तरीके से जब कोई काम होता है तो उसे हम कब कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है, इस चीज को समझा था, ठीक है। अब आज की क्लास में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये देखा था कि जब कोई उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होता है, ठीक है, तो उसका एक परावर्तक पृष्ठ होता है, जहां पर जब कोई आपतित किरण जाती है तो वो टकरा करके वापस आ जाती है ना, जिसे हम कहते हैं किरण का परावर्तित होना। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण को हमने ये बोला था कि ये पूरा प्रकाश है, ये पूरा प्रकाश पुंज है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे पुंज के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक किरण ले लेते हैं, कोई एक क्या ले लेते हैं, एक किरण ले लेते हैं, एक रे को ले लेते हैं। अब ये रे के हिसाब से हम जो पूरे प्रकाश का अध्ययन करेंगे, तो पूरे प्रकाश जो पुंज है उसका अध्ययन करने के लिए जो बीम है उसको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, एक किरण के बारे में पढ़ते हैं, एक रे के बारे में पढ़ते हैं। एक किरण कैसे चलेगी, प्रकाश जो है वो कई सारी किरणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में समझना, हम एक किरण की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर हम प्रकाश के गुण को समझ रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आज हम बात करते हैं इससे आगे की। हमने बात करी है प्रकाश का परावर्तन का। अब ये प्रकाश का जो परावर्तन है ये कुछ नियमों का पालन करता है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी तरीके से ये प्रकाश को परावर्तित कर दें। तो क्या ये नियम है, इन नियमों को समझना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये नियम क्या है। तो हेडिंग डालेंगे आज की क्लास में, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। हेडिंग डालेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए
तो ये सारी चीज़ों को हम हटा देते हैं, जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अब हम सिर्फ प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही जिक्र करेंगे, ठीक हो गया। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन के नियम। चलिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये बात की जाती है, देखो स्टार्टिंग से समझते हैं प्रकाश का परावर्तन हुआ किस तरीके से था, ठीक है। सारी चीजें शुरू से समझते हैं। ये हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ है ना, कोई ऐसा पृष्ठ है जो कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ है ना। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो ये रहा है कि एक तरफ से क्या हो रही है, कोई प्रकाश किरण इसके पृष्ठ पर गिर रही है इस तरीके से, ठीक है। ये प्रकाश किरण क्या हो रही है, इसके पृष्ठ पर गिर रही है किसी एक कोने से आकर के, ठीक है, इस तरीके से ये, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण जो होगी इस परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगी, उसको हम क्या कहते हैं, अभी बताया था पीछे आपको, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं आपतित किरण। उसको हम क्या नाम देते हैं, आपतित। जो किरण परावर्तक पृष्ठ की सतह पर गिरेगी या फिर आएगी, ये देखो ये आ रही है ना, तीर क्या बता रहा है कि पृष्ठ की तरफ जा रही है, तो वो होगी आपतित किरण। तो ये हो गई हमारी आपतित किरण। फिर क्या बताया था, फिर ये बताया था जिस बिंदु पर ये गिरे, ध्यान से देखना ये पॉइंट, जिस बिंदु पर ये परावर्तक पृष्ठ पर गिरे, उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन का बिंदु। उस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन का बिंदु। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, ठीक। तो ये हो गया आपतन का बिंदु, दिख रहा होगा आपको, है ना, मैंने एक छोटा सा पॉइंट लगा रखा है। हम क्या करते हैं फिर, इस आपतन के बिंदु को, इस आपतन के बिंदु पर ध्यान देना, इस आपतन के बिंदु का जो है बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आप काफी सारी चीजें जो होंगी इसमें कंफ्यूज कर देंगे और गलत कर देंगे। इस आपतन के बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है। क्या किया जाता है, एक अभिलंब खींचा जाता है। अभिलंब मतलब ये इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। कितने डिग्री के कोण पर होना चाहिए भाई, 90 डिग्री के कोण पर। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद की कहानी क्या है, इसके बाद की कहानी ये है कि जब ऐसा होता है तो हमने क्या अभी अभी क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने ये पढ़ा है कि ये प्रकाश किरण ऐसे परावर्तित हो जाएगा, है ना। यही तो हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है। प्रकाश के परावर्तन में हमने क्या पढ़ा है, जब प्रकाश किरण किसी उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए पृष्ठ पर गिरती है तो वो परावर्तित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नियम क्या है, नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। नियम क्या है, नियम ये कहता है कि यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। ये क्या है भाई, ये है अभिलंब, लिख लीजिए इस डॉटेड लाइन को, ये अभिलंब। और ये अभिलंब कैसे खींचना है मैंने आपको बताया, ये इस सरफेस के बीच में और इस अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ठीक है। अभिलंब आपने खींचा तो अभिलंब से एक तो आपतित किरण कुछ कोण बना रही होगी, एक तो आपतित किरण कुछ कोण बना रही होगी, जो कि ये वाला है आपतित किरण के और अभिलंब के बीच का कोण, और एक परावर्तित किरण कुछ कोण बना रही होगी। क्या बोला, एक आपतित किरण कुछ कोण बना रही होगी और एक परावर्तित किरण कुछ कोण बना रही होगी। इसको हम आई नाम देते हैं, इसको हम आर नाम दे देते हैं, चलो ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो एंगल आई है वो है हमारा आपतन कोण। आपतन कोण कैसे बनता है, आपतन कोण कैसे बनता है, देखो भाई, ये हमारी आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आई क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये इंसिडेंट रे होती है ना, आई से इसका स्टार्ट होता है तो आई इसलिए लिखते हैं। और ये हमारी परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे, इसीलिए आर लिखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये बीच वाला है अभिलंब। जरा ध्यान से समझना, कोण आई देखिए किस किस के बीच में बना है, एक तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में। तो आपतन का जो कोण है वो किस किस के बीच में बनता है, अभिलंब व आपतित किरण के बीच में के मध्य बना कोण। इसको साथ साथ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको
अभी मिटा दूंगा फिर। आपतन कोण क्या होता है? एंगल आई, जो कि अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बनता है। इसी तरीके से एंगल आर क्या होगा? इसी तरीके से एंगल आर क्या होगा? परावर्तन का कोण, परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए आर कहां पर है? ये रहा। किस किस के बीच में बना है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में। तो परावर्तन के कोण के लिए क्या लिखेंगे? अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बना कोण, इनको हमने नाम दे दिए। ठीक है, क्या करा जरा ध्यान से फिर से समझेंगे। जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण हमने देख ली थी। यहाँ पर एक नई चीज आपको जो मिली वो मिली अभिलंब। अभिलंब आपने कैसे खींचना है? उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर जो है ये आपतित किरण मिली है, आपतन का बिंदु जिसको हम कहते हैं, है ना, आपतन का बिंदु बताया था मैंने आपको, ये रहा आपतन का बिंदु। तो आपतन का बिंदु क्या है? वो बिंदु जहां पर आपतित किरण जो है इस दर्पण पर मिलेगी। ठीक है, वो बिंदु कहलाएगा आपतन का बिंदु। उस बिंदु पर हमने जो अभिलंब खींचा है, जो लंब रेखा खींची है पृष्ठ के साथ, उसको हम अभिलंब कहेंगे। ये बात ध्यान रखना। तो अभिलंब बहुत जरूरी है, तभी अगर अभिलंब नहीं होगा तो हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा कोण जो आपतन का कोण है और कौन सा कोण परावर्तन का कोण है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं इनको मिटा देता हूं, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे जो नियम है उनके ऊपर बात कर रहे हैं। जल्दी से लिख लेंगे। ठीक है, अब परावर्तन का जो नियम है, नियम क्या कहता है? 2 नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों नियमों को यहाँ पर 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला नियम आपके लिए ध्यान रखना है, दूसरा नियम जो है वो याद रखना है। सीधी सी बात है, पहला नियम ध्यान रखना है, दूसरा नियम याद रखना है। देखो पहला नियम क्या है? पहला नियम ये बोलता है, पहला नियम ये बोलता है कि एंगल आई और एंगल आर जो है, कोण आई और कोण आर जो है बराबर होंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो आपतन का कोण होगा, जो आपतन का कोण होगा, आई का मतलब क्या है? आपतन कोण है ना, वो परावर्तन के कोण के बराबर होगा, इज इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक है, तो पहला नियम ये है कि अगर ये वाला कोण 50 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 50 डिग्री होगा। पहला नियम ये कहता है। ठीक है, अगर ये कोण 25 डिग्री है तो ये कोण भी 25 डिग्री होगा। तो पहला नियम क्या कहता है? जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ध्यान रहे ये बात, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नोट डाउन करें इसे, नोट डाउन करें जल्दी से इस पहले नियम को। और दूसरा नियम जो है एज इट इज जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आप लिखेंगे। दूसरा नियम ये कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है, दूसरा नियम ये कहता है, आपतित किरण जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इंसिडेंट रे, ठीक है, कॉमा परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे व अभिलंब, तीनों किरण हो गए। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गए परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो तीनों जो हैं एक ही तल में स्थित होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 2 तल में चला जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस में है, एक्स वाई एक्सिस में बन रहा है ये डायग्राम, तो एक्स वाई एक्सिस में ही तीनों किरण रहेंगी। ठीक है, अगर ये वाई जेड एक्सिस में बन रहा है तो वाई जेड में रहे। कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो ये डायग्राम आपकी कॉपी के ऊपर बन गया ना, ये डायग्राम आपका कॉपी के ऊपर बन गया, कागज के ऊपर आपने बना दिया इसको आराम से। तो दैट मीन्स कि कागज आपका क्या है? एक तल है, और एक तल में आपको तीनों किरणें आप बना पा रहे हैं, है ना, देख पा रहे हैं। तो दैट मीन्स हमने यही बात लिखी है इसमें कि जो ये तीनों हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। और तल को आप कागज के तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप इसको व्हाइट बोर्ड पर बनाए, ब्लैक बोर्ड पर बनाए तो वो एक तल हो गया, है ना। तो एक ही तल, जिस भी तल पर आप बनाएंगे आप वहां पर तीनों किरणों को एक साथ बना सकते हैं इजीली। ये बात की जा रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
ठीक है, आसान भाषा में इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। बाकी जब तलों के बारे में आपको अधिक जानकारी होगी कि तल किस किस प्रकार से होते हैं, कौन सा XY तल होता है, YZ तल होता है, वहां पर आप ये समझ पाएंगे कि एक ही तल में होने का क्या मतलब है। अभी इसको कैसे समझना है कि आपके जो पेज है, पेज के ऊपर आप ये पूरे डायग्राम को बना पा रहे हैं, तीनों किरणों को दिखा पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो एक ही तल है, यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, याद आपको होने चाहिए, दोनों नियम याद होने चाहिए। फिर से बता रहा हूं, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं, अगर आपके समझ में आ गया है तो। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो आपतन का कोण है वो स्वयं परावर्तन के कोण के बराबर होगा, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और दूसरा ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। नोट डाउन करें इन नियमों को, फिर हम आगे की बातों को सीखते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, आई होप यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजों में हम यहाँ पर नहीं जाते हैं, ठीक है। हम फिजिक्स में जो भी बातें समझेंगे प्रैक्टिकली। पहले नियम को ही समझना है, दूसरा नियम जो है याद रखना है। मैंने फिर से बोला, दूसरा नियम याद रख लो, पहला नियम समझ लो, दूसरे नियम को आप धीरे धीरे जो है समझते जाएंगे, क्योंकि वो बहुत आसान नियम है, ठीक है। अभी आपको वर्डिंग से आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल नियम है, बट बहुत आसान नियम है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ को समझ लो। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? पहला नियम ये कह रहा है कि एंगल I जो है वो एंगल R के बराबर होता है, यानी कि आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले नियम के हिसाब से अगर ये बोला जाए, पहले नियम के हिसाब से अगर ये बोला जाए कि ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये आपतन का कोण, अगर हमने देखा प्रकाश के परावर्तन की किसी घटना में, सपोज ये हमको 30 डिग्री मिला, तो ये कोण कितना होगा भाई? ये कोण भी 30 डिग्री होगा, प्रकाश का परावर्तन ये कह रहे हैं। समझे इस बात को? अगर ये कोण सपोज हम ये मानते हैं कि ये कोण होगा 25 डिग्री, तो ये कोण भी कितना होगा? ये कोण भी कितना होगा? 25 डिग्री होगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमको ये बोला जा रहा है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम जो है वो ये बात कर रहा है कि अगर आपतन का कोण जितना है उतना ही परावर्तन का कोण होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये कोण 25 है और ये कोण 30 है। दिस कैन नेवर बी पॉसिबल। प्रकाश के परावर्तन की घटना में ये काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस चीज की बात की जा रही है, बस वो पहला नियम आपको समझना है। आई होप आप समझ गए होंगे, इतना आसान नियम है, ठीक है। अब हम आगे की बातों को समझते हैं, सीखते हैं। तो ये मैंने आपको बता भी दिया कि ये नियम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है ना। ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ इसे, और ऐसा नहीं कि आपको ये लगे कि बहुत आसान है तो ये हम पढ़ेंगे नहीं इसके बाद, ठीक है। इजी है, बट आपको एज इट इज याद रखना है दोनों स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे की बातें करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम में हमने किसके ऊपर बात करी? हमने बात करी थी समतल दर्पण के ऊपर, है ना। हमने क्या लिया था? उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ। अगर ध्यान से आप देखें, उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ पृष्ठ लिया था हमने, उच्च कोटि के पॉलिश किए हुए परावर्तक पृष्ठ। और ये उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ क्या होता है भाई? हमारे घर में दर्पण होता है, मिरर होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं, समतल दर्पण जो हमारे घर में होता है। तो हमसे जो है एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में कि समतल दर्पण जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है ना। तो नेक्स्ट एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे और इसको जल्दी से कवर अप करेंगे। हम नेक्स्ट पार्ट में ये देखेंगे, समतल दर्पण यानी कि जो प्लेन मिरर है, जो हमारे घर में लगा होता है, जिसमें हम, जो हमारे ड्रेसिंग में लगा होता है ना, जो हमारे ड्रेसिंग में लगा होता है जिसमें हम अपने बाल वगैरह बनाते हैं, तो वो उस दर्पण की बात हो रही है। तो यहाँ हम जो परावर्तक पृष्ठ के तौर पर यूज कर रहे हैं वो भी वही दर्पण है, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ हम उस दर्पण को ही बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो ये आपको ध्यान रखना है, या फिर गुण कह सकते हैं, किस तरीके के जो ये प्रतिबिंब है समतल दर्पण बनाता है। तो पहली चीज ध्यान रखेंगे, फर्स्ट चीज जो आप ध्यान रखेंगे वो ये है कि जो दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब आभासी और सीधे का क्या मतलब हुआ? आभासी का क्या मतलब हुआ, इसको मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूँ। सीधा मतलब ये दर्पण, ये मिरर लगा हुआ है, आप यहाँ पर ऐसे खड़े होकर के अपने बाल बना रहे हैं, है ना, तो आप मिरर के अंदर भी अपने को ऐसे खड़े ही पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर में अपने को उल्टा देख लें, ऐसा नहीं होगा कि आप मिरर में अपने आप को ऐसा देखें, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। जैसे आप दर्पण के बाहर खड़े होंगे वैसे ही आपको सीधे सीधे आप अंदर भी दिखेंगे, तो सीधे प्रतिबिंब का मतलब वो है। दूसरा पॉइंट ये है प्रतिबिंब का साइज जो होता है वस्तु के साइज के बराबर, सपोज आप जो बाहर खड़े हैं, सपोज आपकी लंबाई जो है 5 फुट है, तो आप दर्पण के अंदर भी 5 फुट के ही दिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी लंबाई जो है बढ़ जाएगी। समतल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है। प्लेन मिरर में जो है जितनी लंबाई आपकी बाहर होगी, जितना साइज आपका बाहर होगा, उतना ही साइज आपको दर्पण के अंदर भी देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर जो है 5 फुट के, अंदर आप 4 फुट के दिख रहे हैं या फिर 10 फुट के दिख रहे हैं। समतल दर्पण के केस में ऐसा नहीं होगा, प्लेन मिरर के केस में ऐसा नहीं होगा। प्रतिबिंब जो आपका बनेगा दर्पण के अंदर, वो उसका भी उतना ही साइज होगा जितना कि दर्पण के बाहर रखी वस्तु का साइज है, ठीक है। और लास्ट चीज आप ध्यान रखना, लास्ट तो नहीं बोलेंगे इसे, सेकंड लास्ट चीज बोलेंगे कि वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। इसका क्या मतलब हुआ, जरा सोचते हैं। वस्तु की दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। नोट डाउन करें इसे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर समझा रहा हूं। चलिए जल्दी से नोट डाउन करें। देखिए इस बात का कहने का क्या मतलब है, सोच समझ के देखते हैं जरा। सपोज यहाँ पर हमने जो है मिरर को रखा हुआ है, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, ये इसका पॉलिश की हुई है इसके पीछे, और ये आप खड़े हो रखे हैं इसके सामने, ये आप जो है इसके सामने खड़े हो रखे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, जहां पर आप खड़े थे आपकी पोजीशन को और दर्पण के बीच की पोजीशन को नापा। सपोज ये 2 मीटर दूर है, सपोज आप दर्पण से 2 मीटर दूर है। अब आप दर्पण के सामने खड़े हैं, तो ये बात तो जाहिर है कि आपका दर्पण के अंदर जो है कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनेगा, है ना। जब हम ये प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो इसकी भी दर्पण से 2 मीटर की दूरी होगी, यानी दर्पण से वस्तु के बीच की जो दूरी है वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की होगी। ये गुण होता है, ये विशेषता होती है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की। अगर आप इस दर्पण से 5 मीटर आगे चल जाएं, तो आपका प्रतिबिंब भी 5 मीटर पीछे चल जाएगा दर्पण के। अगर आप यहाँ से 50 मीटर आगे खड़े होंगे, तो दर्पण के अंदर आपका प्रतिबिंब भी 50 मीटर अंदर बनेगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा जो नियम कहता है वो ये कहता है, सॉरी थर्ड नियम हम पढ़ रहे हैं, वो ये कहता है कि जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होगी उतनी ही प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी। समझ में आ गई बात? आसान था, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें। तो इस तरीके से हम समझते हैं दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। और लास्ट विशेषता इसको आपको चेक करना है। हमने देखा है कि जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी जिसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। आसान भाषा में कहूं तो दायां का बायां दिखता है और बायां का दायां बायां जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। कभी आपने देखा है मिरर के सामने अगर आप अपना दायां हाथ खड़ा करें तो बायां हाथ आपको मिरर में खड़ा होता हुआ दिखता है ना। कई बार आपने देखा होगा। आपने ये भी देखा होगा कि जो एम्बुलेंस के ऊपर, जो एम्बुलेंस की गाड़ी होती है उसके ऊपर एम्बुलेंस ऐसे सीधा सीधा नहीं लिखा जाता, उसके ऊपर एम्बुलेंस ऐसे उल्टा लिखा जाता है, इस तरीके से। इस तरीके से लिखा जाता है, ऊपर वाले तरीके से नहीं लिखा जाता है, नीचे उल्टा जैसा है वैसे लिखा जाता है। कहीं आप चेक करना एम्बुलेंस की जो गाड़ी है उसके ऊपर एम्बुलेंस किस तरीके से लिखा जाता है,
ठीक है। तो ये दोनों ही काम जो है, ये दोनों ही गुण जो है समतल दर्पण के पार्श्व में परिवर्तित होने वाले हैं, यानी कि लेटरल इन्वर्जन होने वाले हैं। इनको हम इंग्लिश में लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। यानी कि आप दर्पण के सामने दायां पार्ट देखोगे तो दायां को बायां कर देगा। कोई भी चित्र होगा, कोई भी इमेज होगी, दर्पण के सामने रख दो, वो लेफ्ट का राइट दिखाएगा आपको अंदर, है ना। तो ये चार जो गुण है ये आपको ध्यान रखना है। चार जो विशेषताएं हैं समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है, कई बार आपको इनके बारे में पूछा जाता है। तो नोट डाउन करेंगे, जरा इसे जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, अब आपसे आभासी की बात करता हूं मैं। मैंने आपको कहा था कि आभासी को मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, जब जब हम देखते हैं दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, जब जब हम देखते हैं दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण जो है दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण द्वारा हमको दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखता है। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं, इसको जरा समझना आप। ठीक है, प्रतिबिंब जो है, जो इमेज है, वो दो प्रकार की हो सकती है। इमेज जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, यानी कि एक हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब, एक हो गया हमारा वर्चुअल इमेज, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्चुअल इमेज, और एक हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम कहते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं रियल इमेज। रियल इमेज आपने देखी, मतलब कम देखी होगी, कुछ बच्चों ने देखी होगी, है ना। इसलिए रियल इमेज को हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे, है ना। बट जो रियल और वर्चुअल का जो मतलब होता है, आभासी और वास्तविक का जो मतलब होता है, उसको हम सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, जो रियल इमेज है, उसको हम एक साफ पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उस तरीके से जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने पिक्चर हॉल में अगर आप मूवी देखने गए होंगे, है ना, सिनेमा घर में आप कोई पिक्चर देखने गए होंगे, तो सामने पर्दा लगा रहता है ना, और यहाँ से जो है आपको लाइट आती हुई दिखती है, वो प्रतिबिंब जो है आपको सामने पर्दे पर दिखता है। तो जो यहाँ पर वस्तु बन है उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ऐसे समझिए इस बात को। और जो आपके दर्पण में आपको जो प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण सामने लगा होता है, यहाँ पर आप खड़े होते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर खड़े होते हैं वैसे आप यहाँ अंदर अपने आप को दिख जाते हैं, जो भी दर्पण की विशेषता है उस तरीके से, है ना। तो आप एक पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पर्दे पर जो लाइट पड़ रही है वो एक बिंदु से निकलती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पर हर बिंदु की अलग अलग अपनी जो है अपना अलग प्रतिबिंब है। हाथ का अलग प्रतिबिंब, पैर का अलग प्रतिबिंब, सर का अलग प्रतिबिंब, है ना। तो यहाँ पर आपको हर एक बिंदु का अलग अलग प्रतिबिंब दिखेगा आभासी के केस में, और वास्तविक के केस में आपको एक बिंदु से जो है जो प्रतिबिंब होगा वो पर्दे पर आपको चलता हुआ दिखेगा। आभासी को समझ जाइए, ठीक है। आभासी मतलब जो हमको आभास हो रहा है, जो वास्तव में है नहीं, है ना। मतलब आपको दर्पण के अंदर आप खुद दिखते हैं बट आप अंदर होते नहीं, ठीक है। वास्तविक को हम धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा, क्योंकि ये एक नया चीज है, ठीक है, नया सब्जेक्ट कह सकते हैं, नया टॉपिक, नया पॉइंट कह सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, आगे हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है एक्चुअल में, ठीक है। इसे नोट डाउन करें, नेक्स्ट क्लास में हम गोलीय दर्पणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। क्लास में बैठे बिल्कुल आप प्रेजेंट होकर के बैठे, प्रेजेंट माइंड से बैठे, जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेंगी, ठीक है। 100% आपको बोर्ड एग्जाम में मदद करेंगी, और अगर आप उनको नोट डाउन करते जाएँ, ध्यान देते जाए, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ अगर आप उनको ध्यान से समझने की कोशिश करें और जो जो चीज़ें बताई जाती है उनको नोट डाउन करने की कोशिश करें, तो आप देखना आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो कॉन्सेप्ट भी हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।